अब हम पढ़ेंगे कि किसी मॉलिक्यूल को हम कैसे पहचानेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। जो हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ा है उनका यूज किया जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि ए मॉलिक्यूल इज कंसीडर एज ऑप्टिकली एक्टिव कब? इफ POS एंड COS बोथ आर एब्सेंट। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपसे पूछा जाए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उस केस के अंदर हम POS और COS दोनों चेक करेंगे। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही एब्सेंट है, तो उस केस में वो ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। और दोनों एब्सेंट होने चाहिए। अगर सेकंड कंडीशन है इफ एट लीस्ट वन सिमेट्री POS और COS is present then molecule is said to be optically inactive। अगर दोनों में से एक भी सिमेट्री प्रेजेंट हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों में से एक भी प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल को कई बार कायरल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हमने पहले कायरल एटम, कायरल कार्बन के बारे में पढ़ा था। कायरल कार्बन एक अलग टर्म है, कायरल कंपाउंड, कायरल मॉलिक्यूल एक अलग टर्म है, दोनों अलग अलग है। अगर पूछा जाए कि कौन सा कंपाउंड कायरल है या कौन सा कायरल कंपाउंड है, तो उसमें हमें ऑप्टिकली एक्टिव चेक करना है। हमें चेक करना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये सीखा कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट है, अगर दोनों एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरा पॉइंट, अगर दोनों में से एक भी प्रेजेंट है, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए या सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, तो उस केस के अंदर हम ये कहते हैं, उस केस में हम ये कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और तीसरा पॉइंट है कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जो है उसे कायरल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। कायरल कार्बन, कायरल एटम अलग टर्म है, कायरल कार्बन अलग टर्म है और कायरल मॉलिक्यूल अलग टर्म है। कायरल कार्बन कोई पूछेगा तो हम चारों अलग अलग ग्रुप देखेंगे, और कायरल मॉलिक्यूल अगर कोई पूछेगा तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। इसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे कि अगर कोई कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन है उसको हम कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से दे सकते हैं। जिस तरह से हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस EZ कॉन्फ़िगरेशन सीखा था, सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन सीखा था, उसी तरह से अगर किसी कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन है तो उस कायरल कार्बन को हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। कई तरह के कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है RS कॉन्फ़िगरेशन। R और S कॉन्फ़िगरेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके रूल्स को समझते हैं। इसमें एक रूल है, उसको ध्यान से समझिएगा। असाइन प्रायोरिटी टू 4 ग्रुप्स अटैच विद कायरल कार्बन अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। इसमें रूल ये है कि आपको जो कायरल कार्बन के साथ 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, उन चारों ग्रुप्स को CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी है। जिसका रूल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी आएगा उसे नंबर 1 कहेंगे, फिर 2, फिर 3 और सबसे कम प्रायोरिटी, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हम नंबर 4 असाइन करेंगे। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे भी हम। और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि नंबर 4 ग्रुप कहां प्रेजेंट है। अगर वेज, डैश है और फिशर है, दोनों के लिए रूल समझिए। अगर नंबर 4 ग्रुप, if number 4 group present at dash और वर्टिकल, डैश और वर्टिकल, यानी कि वेज डैश में अगर वो डैश पे है और फिशर में अगर वर्टिकल पे है, देन ड्रॉ एन एरो। तो हम क्या करेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे। किस तरह से? 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 4 को इग्नोर कर देंगे, 1 से 2 की तरफ जाएंगे और 2 से 3 की तरफ। और एरो अगर क्लॉकवाइज बनेगा तो उसे R लिखेंगे,
एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो एस। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर नंबर 4 ग्रुप वेज या हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है, वेज या हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है, तो फिर हम एरो को जो ड्रॉ करेंगे वो 3 से 2, 2 से 1 होगा। यहां पर भी क्लॉकवाइज आर है और एंटी क्लॉकवाइज एस। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बीच में कायरल कार्बन है, क्वेश्चन है कॉन्फ़िगरेशन बताइए। याद रखिए सिस ट्रांस ई जेड ज्योमेट्रिकल में होता है, यहां पे आर एस है। तो सबसे पहले जो 4 डायरेक्टली अटैच ग्रुप है उनमें हम चेक करते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर, क्योंकि सीआईपी का रूल नंबर 1 है। डायरेक्टली अटैच एटम को देखिए, रूल नंबर 2 क्या है कि अगर आइसोटोप है तो हैवियर को प्रायोरिटी दीजिए। रूल नंबर 3 है डायरेक्टली अटैच एटम सेम है तो आगे वालों का सेट बनाइए। और इसी तरह मल्टीपल बॉन्ड के लिए भी रूल नंबर 4। तो सबसे पहले डायरेक्टली अटैच एटम देखेंगे और वो सेम है तो आगे वालों का सेट बनाएंगे। यहां पे डायरेक्टली कार्बन Cl, Br और H अटैच है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर Br का है, इसे नंबर 1 असाइन कर देंगे। इसके बाद Cl आता है, इसे नंबर 2। इसके बाद नंबर 3 कार्बन और नंबर 4 हाइड्रोजन। तो अब 4 नंबर डैश पर है तो ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 1 से 2 to 3। तो 1 से चल के इस तरह से 2 और 2 से 3 की तरफ चलेंगे। ये एरो क्लॉकवाइज घुमा है, आप लिखेंगे R। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर भी कायरल कार्बन है और 4 ग्रुप अटैच है, प्रायोरिटी असाइन करेंगे। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर Cl का है। इसके बाद बाकी 3 बच गए, उनमें प्रायोरिटी का कंपटीशन है सेकंड नंबर के लिए। H, C और N में N का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, वो सेकंड पे है। 3 नंबर पे कार्बन है और 4 नंबर पे हाइड्रोजन। 4 नंबर पे हाइड्रोजन है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे आ गया है। तो 1 से 2, 2 से 3। याद रखिए 1 से पहले 2 पे जाना है और फिर 3 पे। 1 से 2 और 2 से 3, ये हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S। इसके बाद हम इसी कॉन्फ़िगरेशन के और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। R और S कॉन्फ़िगरेशन के अब कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहां पर ये वेज और डैश दिया हुआ है, हमें रूल पता है कि 1, 2, 3, 4 हमें प्रायोरिटी असाइन करनी है और उसके बाद हमें ये देखना है कि 4 नंबर कहां है। अगर 4 नंबर डैश पे है तो 1, 2, 3 जाना है, वेज पे है तो 3, 2, 1। यहां देखिए सबसे पहले नंबर 1 इज गिवन टू, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है वो I है। इसके बाद सेकंड नंबर है F और थर्ड नंबर पे है ये, और 4 नंबर पे हाइड्रोजन। 4 नंबर यहां वेज पे है और अगर वेज पे है तो ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 3 to 1। 3 से 2 की तरफ और 2 से 1 की तरफ जाना है। 4 को हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे एरो ड्रॉ करते हुए, क्लॉकवाइज होने की वजह से R। नेक्स्ट देखिए यहां पर भी ऐसा ही है, सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ड्यूटेरियम है। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर सल्फर का है, नंबर 2 यहां नाइट्रोजन है, नंबर 3 कार्बन है और नंबर 4 यहां ड्यूटेरियम है। अब 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे है तो ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 3 to 1। 3 से 2 की तरफ जाएंगे और 2 से 1 की तरफ जाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा है S। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन हैं और दोनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो सबसे पहले हम इसको इजी तरीके से समझते हैं, फिर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, अभी हम ऊपर वाले कायरल कार्बन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने ऊपर वाले कायरल को लिखा और बाकी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले ऊपर वाले कायरल कार्बन को चेक करते हैं। यहां डायरेक्टली अटैच एटम Br, कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन है। नंबर 1 हमने Br को दे दिया है, वो 1 नंबर है। अब इसकी रेस्पेक्ट में ऊपर जाने पर भी कार्बन और नीचे जाने पर भी कार्बन। सीआईपी ये कहता है कि अगर डायरेक्टली अटैच एटम सेम है तो आगे वालों का सेट बना लीजिए। इस कार्बन और इस कार्बन के कंपैरिजन में इसके सेट में केवल हाइड्रोजन आएंगे और इसमें Cl आएगा, तो इसका जो सेट बनेगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। 3 नंबर पे कार्बन है और 4 नंबर पे हाइड्रोजन। 4 नंबर हॉरिजॉन्टल, ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 3 to 1। 3 से 2, 2 से 1, एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया S। नेक्स्ट देखिए, नीचे वाले कायरल कार्बन के लिए इस तरह से लिख लिया। अभी समझाने के लिए इसको हमने लिखा है
कि ऊपर वाले कार्बन को ऐसे लिखा, बाकी सारे एटम लिख लिए, अब नीचे वाले कायरल के लिए भी ऐसा ही करेंगे, बाकी सभी एटम लिख लेंगे। इस कार्बन के लिए डायरेक्टली अटैच है Cl, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन। नंबर 1 जो है यहाँ Cl को दिया जाएगा, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, ऊपर वाले का सेट बनेगा BrCH और नीचे वाले कार्बन का, इन दोनों का सेट बनाना है। इन दोनों के सेट में, इसके सेट में HHH और इसके सेट में BrCH आएगा। तो ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, नीचे वाला 3 है और ये हो गया 4। अब 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे है, तो ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 3 से 2, 4 को इग्नोर करते हुए 3, 2, 1 क्लॉकवाइज हो गया R। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया S एंड R। अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले मुझे इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। अगर इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो डायरेक्टली अटैच एटम को देखूंगा। इस कार्बन से डायरेक्टली ऑक्सीजन, कार्बन और ये इधर भी कार्बन और यहां पर भी हाइड्रोजन है। अच्छा, इसका अगर मैं IUPAC नेम पता करना चाहूं तो हम क्या लिखेंगे? इसके IUPAC नेम में इसका नाम होगा 3-chloro-butane-2-ol। 1 2 3 4 3-chloro-butane-2-ol। अब आगे देखिए, CIP के अकॉर्डिंग हम इसमें पता करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। अगर CIP के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन पता करना है तो सबसे पहले डायरेक्टली अटैच एटम ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन और H यहां दिया है, तो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर तो ऑक्सीजन है, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन। अब इन दोनों को कंपेयर किया तो दोनों के बनाएंगे हम सेट। ऊपर वाले कार्बन के सेट में HHH, नीचे वाले में ClCH। ऊपर वाले का सेट बनेगा क्योंकि ये सेम है, 3 हाइड्रोजन, यहां ClCH, तो Cl की वजह से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ये ऊपर 3 और ये हो गया 4। तो 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 3 to 1, ये एंटी क्लॉकवाइज है, हो गया S। नीचे वाले कार्बन का पता करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, इधर Cl इधर कार्बन, ऊपर जाने पर भी इसकी रेस्पेक्ट में। अब ऐसे चेक करेंगे, Cl कार्बन कार्बन H, नंबर 1 इज Cl, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, दोनों कार्बन कार्बन सेम है, ऊपर वाले का सेट बनाइए ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, इसका सेट ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, इसका सेट हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा, ये 3 और ये हो गया 4। अब ड्रॉ एन एरो, हॉरिजॉन्टल पे है तो 3 से 2 और 2 से 1 क्लॉकवाइज हो गया R। अब अगर मुझे इसका पूरा नाम लिखना हो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या नाम सीखा था कि इसका नाम होगा 3-chloro-butane-2-ol। तो मुझे R और S कार्बन जो हैं उनका एड्रेस लिखना है। अब R और S का एड्रेस तो IUPAC के अकॉर्डिंग आएगा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मैं इसका IUPAC नंबरिंग करूंगा। CIP हो चुका है, अब IUPAC नंबरिंग में इस कार्बन जिस पे OH लगा है, इसका एड्रेस 2 है और इसका 3, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2S 3R। 2S 3R में ये 2 और 3 IUPAC से आए हैं। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व करते हैं। वह जो डैश दिया है, नंबर 1 असाइन करेंगे दोनों में से किसी को भी। ऑक्सीजन 1 नंबर हो गया। इस कार्बन से एक तरफ कार्बन अटैच है, उधर भी कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है। इन दोनों कार्बन को अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, इन दोनों कार्बन को अब मैं कंपेयर करूंगा तो इस कार्बन का जो सेट बनेगा वो बनेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O के साथ OH होता है। इस कार्बन का सेट बनेगा OCH, तो इसका सेट में OOO और इसमें OCH, कंपेयर किया O के साथ O, लेकिन O और C में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो इधर के बजाय ये हो जाएगा सेकंड नंबर, ये हो गया 3rd और ये हो गया 4। 4 नंबर डैश पे है, तो ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, ये हो गया S कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड साइड इधर देखें, कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं।
सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है। सॉल्व करते हैं। नंबर 1 इज गिवन टू ऑक्सीजन, नंबर 2 ये भी कार्बन। अब इसका पता कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, इसकी रेस्पेक्ट में ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, जहां फिंगर है वहां ध्यान से देखिए। इसकी रेस्पेक्ट में इस कार्बन और इस कार्बन को कंपेयर करना है। अगर इस कार्बन को इस कार्बन से कंपेयर करेंगे तो दोनों का सेट बनेगा। इस कार्बन का सेट बनेगा OOO और इस कार्बन का सेट बनेगा OCH, तो थोड़ी देर पहले बनाया था हमने। तो ज्यादा प्रायोरिटी इसकी, ये हो गया सेकंड नंबर, थर्ड नंबर इधर और 4 नंबर ये हो गया है। अब ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 1 2 3, 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ गए क्लॉकवाइज। कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? R। तो यहां पर हमने ये देखा कि अगर नंबर 4 ग्रुप वेज पे हो या डैश पे हो या फिशर में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे हो तो उसको हम RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताते हैं। लेकिन अगर नंबर 4 ग्रुप वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन में वेज डैश पे ना होकर अलग से लाइन पे आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या तरीका यूज करेंगे वो अब हम पढ़ेंगे।